आप सभी को पिछली जो वीडियो थी उसमें मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी थी नमक का दरोगा, उसका सारांश और आपने उसका क्वेश्चन आंसर देखा। इस वीडियो में आप सीधा जो मियां नसरुद्दीन नामक लेसन है उसका जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न है उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि उसे सुन के आप लिख भी पाओ। मियां नसरुद्दीन को नानभाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? चूँकि मियां नसरुद्दीन को नानभाई बनाने का बड़ा ख़ानदानी जो उनका पेशा था उस पर बड़ा अभिमान था, गर्व था, और वो कहते थे हम लोग शाही बावर्ची हैं, बादशाह सलामत के वहाँ हम लोग हमारा जो दादा परदादा हम लोग पीढ़ियों से बादशाहों के घर नानभाई बनाते आए हैं। तो कहते थे कि रोटियों को बनाने की कला को कला मानते थे वे, और स्वयं को उसका उस्ताद कहते थे। उनकी बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा था, समझ में आया। इसीलिए चूँकि मसीही अंदाज में वो अपनी रोटियों का बखान करते थे, अपने ख़ानदानी अपने ये रोटी नानबाइयों का जो पेशा है ख़ानदानी बताया, इसीलिए मियां नसरुद्दीन नानबाइयों का मसीहा कहा जाता मियां नसरुद्दीन को। तो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास गई थी, क्यों गई थी? प्रश्न ये है। भाई लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई होंगी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने और उसे लोगों को बता सकें कि कैसे रोटी तरह तरह से बनाई जा सकती है। पुराने ज़माने में रोटियां कैसे बनती थी, अब कैसे। अब चूँकि मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, वो उसकी इस कारीगरी का रहस्य जानना चाहती थी, मर्म जानना चाहती थी, जानकारी लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे और उनके पास गए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखो, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका को की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? जब बादशाह का नाम लेती थी कि कौन सा बादशाह के वहाँ आपके दादा परदादा करते थे बावर्ची वाला काम, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तीसरा प्रश्न देखिए। तो चूँकि मियाँ नसरुद्दीन अपनी कला में तो माहिर थे और विख्यात भी नानबाई के लिए थे। वे स्वभाव से बड़े बाचाल थे और अपनी प्रशंसा करने में बड़े माहिर थे। बातचीत के दौरान लेखक को बताया कि लेखिका को कि 3 पीढ़ियों से वे ख़ानदानी नानभाई हैं और उनके दादा उनके वालिद मरहूम बादशाह सलामत के वहाँ शाही बावर्ची खाने में एक पकवान पकाया करते थे। तो वे बादशाह सलामत खूब खाते थे और उन्हें सराहते थे। इस पर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर बोले क्या कीजिएगा, कोई चिट्ठी रुका भेजना थोड़ी आपको उनके पास ना। और यह कहकर थोड़ा उखड़ गए, थोड़ा रुखाई से बोले। ऐसा जान पड़ता कि बादशाह के विषय में झूठ कह रहे थे, ऐसा लग रहा था। इसीलिए तो बादशाह का नाम पूछने पर वो थोड़ा तिलमिला गए ना। इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसीलिए उसमें दिलचस्पी उनको नहीं थी, दूसरी तरफ बात को मोड़ रहे थे। प्रश्न नंबर 4 देखो, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करने के लिए कह रहा है और उससे स्पष्ट कीजिए। तो लेखिका ने नसरुद्दीन से मियाँ नसरुद्दीन से बादशाह का नाम जब पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि वो तो झूठ ही बोल रहे थे लगता है। लेखिका द्वारा बहादुर जफर शाह का नाम लेने पर वो चिढ़ गए, है ना। जब उन्होंने कहा क्या बहादुर शाह जफर थे, तो बोले कि भैया यही नाम लिख लीजिए, आपको बादशाह की कोई चिट्ठी पत्री भेजनी है क्या बादशाह के नाम पे। वह लेखिका की बातों से उकता थोड़ा उब गए थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों को आड़े हाथों लेते हुए कारीगर बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने का आदेश दे दिया। चौथा प्रश्न की बात कर रहे हैं। और बब्बन मियाँ से कहा भट्ठी सुलगाओ भाई, हमें रोटी बनानी है। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में थोड़ा जाननी चाहती थी कि भाई ये लोग जो हैं ये आपके बेटे बेटियां हैं जो आप या तो आपके शागिर्द हैं। परंतु मियाँ को थोड़ा चिढ़ते देख करके वह चुप रह गई, उस मजमून को यानी उस विषय वस्तु को छेड़ना नहीं चाहा। और फिर पूछ लिया कि कारीगर लोग यहाँ शागिर्दी ही करते हैं यानी सीखते हैं कि और कुछ। तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया खाली शागिर्दी नहीं करते, सिर्फ सीखते ही नहीं हैं। 2 रुपये मन आटा के और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ पल्ला झाड़ते हुए थोड़ा अनमने ढंग से ये कहा कि कुछ रोटियों के नाम गिना दिए जैसा कि पाठ में आया ही है, ठीक ना, उसे आप कर सकते हैं। और उनके
पांचवा जो प्रश्न है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा, है ना, ये पांचवा प्रश्न है। तो पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने देखा कि वो जब अंदर झांका उनके खोमचे में, जहाँ पर वो जामा मस्जिद के बगल में जो मटिया महल जो स्थान है वहाँ पर पहुँची थी, वहीं उनकी दुकान थी चूँकि मियां नसरुद्दीन की। तो अंदर देखा तो झांका, पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे हुए बड़े मज़े में बीड़ी को खींच रहे थे, सांस ले रहे थे। बीड़ी का क्या कहते हैं उसको, बीड़ी खींचना, बीड़ी पी रहे थे, कस उड़ा रहे थे, बीड़ियों के कस मारे जा रहे थे। मौसम की मार से उनका चेहरा पका हुआ, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। मैंने ललाट पर ऐसा लग रहा था कि बड़े मजे हुए कलाकार हैं। इस तरह का शब्द चित्र लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के लिए खींचा है पाठ में। तो अब ये पाठ से संबंधित 5 प्रश्न थे। अब पाठ के आसपास संबंधित, मतलब थोड़ा उससे संबंधित जानकारी आपको और देना चाहता है लेखक। तो पाठ के आसपास में पहला ही प्रश्न रख दिया कि मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें अच्छी लगी आपको। अब आपको बताना है। तो मियां नसरुद्दीन की सबसे अच्छी बात ये हुई कि वो अपने हुनर में माहिर थे, उनको बड़ा इस बात का अभिमान था। आज जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ रहे हैं, जो बाप दादा लोग करते थे, तो ऐसे लोग ही कला को जीवित रखते हैं, मियां नसरुद्दीन जैसे। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सीख और शिक्षा क्या है, यानी तालीम की तालीम क्या है। तो दूसरी बात उन्होंने कही थी सीख और शिक्षा क्या है। तालीम मतलब सीख और एक तालीम मतलब शिक्षा। काम तो करने में आता है, कर्म करने में विश्वास रखना बड़ी बात है। आज लोग आराम तलबी में पढ़कर अपनी क्षमता खो रहे हैं और वे बुजुर्ग होकर भी व्यस्त हैं। ये सब बातें हैं। अच्छा, अखबार वाले से दूर रहना चाहते हैं ना, ये भी बात उनकी बड़ी अच्छी है, कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यह लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया, क्यों किया? क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई और शब्द प्रयोग कर सकते हैं? और लिखिए, तो लिखिए यहाँ तालीम शब्द 2 बार प्रयोग तो किया। पहले तालीम का अर्थ शिक्षा, दूसरे तालीम का अर्थ शिक्षा का पालन करना, उसको व्यवहार में लाना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई आपने उसका कितना अपने जीवन में उपयोग किया ना, ये अधिक जरूरी है। दूसरी बात, आए तालीम की जगह हम उस तालीम की जगह दूसरा जो तालीम है उसकी जगह हम उस पालन शब्द लिख सकते हैं या उसको आचरण करना शब्द लिख सकते हैं, है ना, कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं, ध्यान से सुनिए, जिसने अपनी खानदानी व्यवसाय को अपनाया है। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो भाई आपको उत्तर देना है अपने मौलिक विचारों से। देखिए अपने आसपास परिवेश, गांव बाजार में, तो आज के परिवेश में आपने देखा कि अनेक जो कार्यकुशल लोग हैं अपनी संतान को उसी कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते नज़र आते हैं। कहते हैं कि भैया, और संतान भी स्वयं ऐसा नहीं चाहती। इसका मुख्य कारण खानदानी व्यवसाय में जो धन में लाभ के अवसर हैं वो कम रह गए हैं। पारंपरिक जो व्यवसाय थे हमारे, तो जब पैसा कम आ रहा है, लाभ कम हो रहा है, तो दूसरा कारण ये भी है कि आजकल खानदानी हुनर के प्रशंसक भी नहीं है कि बड़े इनके खानदानी थे, लोग तजुर्बेकार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आधुनिकता और जो भागम भाग की ज़िंदगी है, भौतिकता का जो युग है, कला को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये 2 कारण आप लिख सकते हो, ठीक है। एक तो उसमें लाभ कम हो रहा है और दूसरा आधुनिकता और भौतिकता के इस युग में जो कलाकार हैं पुराने खानी, उनको इतना तरजीह नहीं दे रहे लोग, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 तो हो गया, तीसरा हो गया ना। चौथा देखो, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो या तो खोजियों की खुरापात है। प्रश्न में दिया था अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करना है कि अखबार की भूमिका क्या है आपके जीवन में, आप समाज में। तो भैया चलिए कर लेते हैं टिप्पणी, है कि नहीं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा है, तो मियां नसरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाले लोग बड़े, दोनों पढ़ने वाले बनाने वाले सब निठल्ले होते हैं, उन्होंने लेसन में कहा है। उनका यह दृष्टिकोण गलत है, हालांकि फिर भी उनका
का व्यक्तित्व था जो चाहते, वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। यह कथन ठीक भी है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है ना भाई। पत्रकार ना हो तो तरह तरह की बेईमानी भ्रष्टाचार और भी बढ़ जाएंगे। और कई बार देखा कि पत्रकारों ने भी लोगों का शोषण का ही काम किया है, गलत खबरें भेज करके, है ना। अच्छा, नई खोजों से ज्ञान का भी तो प्रसार होता है पत्रिकाओं के माध्यम से, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना भी तो सामाजिक दृष्टि से गलत है। और सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं अखबार वाले, देखते हो मीडिया में ना, तो उससे शांति भंग होती है, लोगों के मन में हलचल पैदा हो जाती है कई बार। तो इस तरह आपने देखा कि अखबार पर जो नज़रिया था मियां नसरुद्दीन का, खुराफात ही कहा है, खोजियों की खुराफात कहा अखबार वालों को, उस तरह आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 खत्म हो गया। अब पकवानों को जाने, तो पकवानों को जानने में पाठ में आया है, प्रश्न नंबर 5 में, तो भाई पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो भाई बहुत सारी जो रोटियां आपके पाठ में आई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। रुमाली रोटी, तमाम तरह की रोटियों के नाम दिया है, उसे पढ़ो। हम तो इतने रोटियों के नाम भी नहीं जाते, हम लोग साधारण रोटी ज़िंदगी भर खाए हैं ना। आगे आओ, भाषा की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार करके नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कर लीजिए। पहला है पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाना। तो भैया पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया तो हुआ क्या, इसको अपने प्रसंग में उल्लेख करना है। मान लो हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा पैसे वाला है और अपने आप को अपने पैसे का अभिमान रखता है, और वह लोगों के हर कष्ट में थोड़ा साथ देता है, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ बढ़ कर भाग भी लेता है। और मैंने एक दिन उसकी समाज सेवा की मान लो आपने प्रशंसा करी, तो उसने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया, माने गर्व से भरा हुआ होकर के। समझ में आया? ऐसे प्रसंग बस इस वाक्य का प्रयोग करना। बर देखो, खा वाले में आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, है ना। अभी एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, फिर थोड़ा वीडियो में पॉज करना पड़ेगा, अभी फिर हम दूसरों बनाते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग पाठ के साथ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, सॉरी हाँ, पाठ के आसपास प्रश्नों पर। यहाँ देखिए, ये थोड़ा ऐसे हो जाए वीडियो, हाँ उल्टा सुल्टा सब आ जाता है इधर उधर कर देने से। हाँ, तो इधर देखना है पाठ के आसपास प्रश्नों को ना। तो पकवानों को जानने के बाद भाषा की बात में था कि भाषा संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, इस पर चर्चा हो रही थी, तब तक फोन आ गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मान लो कि आप कोई कार्य कर रहे हो और किसी के कार्य की बड़ाई करने लगो, और तभी कुछ कारनामे और आपको वो बताने लगे ना। जैसे मान लो समाज सेवा का ही बात है, तो वे समाज सेवा के नाम अपनी सेवा करते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई वो तो समाज सेवा के नाम पर अपनी ही सेवा करते हैं, अपनी ही झोली भरते हैं, पैसा खूब ऐंठते हैं दुनिया वालों से। तब वो क्या करेंगे भाई, इस पर वो बखला जाएगा वो आदमी, अमुक आदमी, और अपनी आँखों को हम के कंचे हम पर फेर देगा ना। इस तरह कोई भी प्रसंग बना के आप लिख सकते हो, किसी का भी नाम डाल के। आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई खानदानी पेशा है और उस पर मान लो बहुत फ़ायदा हो रहा है अगली पीढ़ी को भी, तो आदमी उसी ठिये पर, मैंने उसी जगह पर आकर बैठ जाता है, उसी कार्य को करने लगता है। जैसे मान लो कि कोई सज्जन है, अपना फ़ायदा देखते हों, परंतु समाज सेवक अवश्य हों, और वे क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी के चेले हों, मान लो शागिर्द हों, तो उनके जाने के बाद वे उन्हीं के ठिये पर आ बैठते हैं। जैसे मान लो कि अब शंकराचार्य नाम से बहुत सारे पीठ चल रहे हैं हमारे वहाँ, तो शंकराचार्य पहले हुए तो क्या सब शंकराचार्य हैं? नहीं, नहीं, शंकराचार्य की जगह पर ठिये पर आ गया, बैठ गया, अपना नाम शंकराचार्य रखा लिए ना। इस तरह प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 2 में देखो, बिटर बिटर देखना, यह देखने के लिए खास तरीके का प्रकट किया गया है इस लेसन में। देखने संबंधी
प्रकार के 4 क्रिया विशेषण का प्रयोग करके वाक्य बनाना। तो मान लो ऐसे देखना तो बहुत बार बार हम गाँव में प्रयोग करते हैं, चोरी चोरी देखना, कनखियों से देखना, बगल बगल देखना, घूर घूर कर देखना, टुकुर टुकुर देखना, बिटर बिटर देखना। तो टुकुर टुकुर देखना मतलब कोई अगर किसी को शब्द कह रहा है, वो उससे कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो डर रहा है, तो उसको टुकर टुकर ही देखेगा ना। घूर घूर कर देखना, मान लो किसी पर कोई गुस्सा है, आप अपने बालक पर गुस्सा हो गए हो, तो अच्छा अपने दोस्त पर, तो आपको घूर घूर कर देखता, वो भी आप मान लो गुस्सा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे लगातार दरोगा जुम्मन को घूर घूर कर देख रहा था, या लगातार मेरा शत्रु मुझे घूर घूर कर देख रहा था। चोरी करना, चोरी चोरी देखना, जैसे वह मुझे चोरी चोरी से देख रहा था, है ना। कोई भी नाम ले लो। कनखियों से देखना, बच्चा कनखियों से देख रहा था अपने पिता को, क्योंकि पहले उसकी कभी उससे पहचान नहीं थी, ऐसा। तो ऐसे 3-4 विशेषणों का, क्रिया विशेषणों का, क्रिया की विशेषता जो बताया वो क्रिया विशेषण आप पढ़े ही हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, इसको लिखना है। तो ये तो बड़ा आसान है, मैंने बताया अभी तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास जूम ऐप से, अभी जान लो। अच्छा, इन सब की चर्चा मैंने पहले की थी, एक बार और वीडियो से देख लोगे तो आपको अच्छा होगा, आसान होगा। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो भाई मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, ऐसे इसका सही क्रम हो जाएगा। निकाल लेंगे थोड़ा वक्त थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, ऐसा बना लो। अगर दिमाग में चक्कर काट गई है बात, तो बात दिमाग में चक्कर काट गई है ना। रोटी जनाब पकती है आँच से, तो आप लिख दो जनाब रोटी आँच से पकती है ना, जनाब के आगे एक्सक्लेमेशन लगा दो, कोई दिक्कत। आगे कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब शब्द है आपके वहाँ, ठीक है, लेसन समाप्त हो गया सारे प्रश्नों पर। अच्छा, मान लो कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करें, तो जिससे आपको पाठ या विषय वस्तु है वो आपको थोड़ा और ग्राह्य हो जाता है, मतलब सीखना आसान हो जाता है, ठीक है ना। पाठ के सारांश पर चर्चा करने से पहले एक दो और चर्चा कर ले। जैसे मियाँ नसरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है। मियाँ नसरुद्दीन के मन में ये दर्द है कि जैसे लोगों की रुचि बदल गई है। पहले लोग कला की कद्र करते थे, वे पकवान पकाने वाले का भी सम्मान करते थे। पहले के ज़माना आज के ज़माने में बहुत अंतर हो गया है, लोग तेज़ी से बदल रहे हैं भागती ज़िंदगी में, भौतिकता की ज़िंदगी में तेज़ी से चलने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में खाना पकाने वाला और खाना खाने वाले दोनों जल्दी में, इस दृष्टिकोण से भी देश की जो पुरानी कलाएं हैं वो दम तोड़ रहे हैं इसी के कारण। तो आप समझ पा रहे होंगे। अखबार वालों के प्रति मियाँ नसरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है। तो भाई वो कहते हैं कि अखबार वाले, छापने वाले, पढ़ने वाले दोनों बेकार निठल्ले हैं, वक्त ख़राब करते हैं, खबरों का मसाला लगा कर छापते हैं। और मियाँ अखबार पढ़ने वाले से ज़्यादा महत्व काम करने वालों को देते हैं, जो मेहनत परिश्रम से अपना काम करते हैं। वे अखबारों को की खोजी प्रवृत्ति से भी चिढ़ते हैं थोड़ा उन्हें, है ना। अच्छा, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है। भाई सच्ची तालीम वह है जो व्यवहारिक रूप से हासिल किया जाए। यदि वे बर्तन मांजना, भट्ठी सुलगाना नहीं सीखते तो अच्छे नानभाई नहीं बन पाते। केवल कागजी और ज़बानी बातों से काम नहीं सीखा जाता, शिक्षा को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है, आचरण में लाना अधिक महत्वपूर्ण, ये कहना है। मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं। तो मियाँ ने पढ़ाई के देख लो 2 तरीके बताए, एक पहला किताबी ज्ञान बताया, दूसरा व्यवहारिक। एक तालीम बताया, दूसरा तालीम। एक तालीम का किताब से ज्ञान लेना, दूसरे तालीम का तो उसे आचरण में लाना। पहले तरीके में उस्ताद चेले को एक एक शब्द का उच्चारण करवाता है, अलिफ बे पे तेरे से, जैसा लेसन में है। दूसरे तरीके में काम करते हुए सिखाया जाता है, इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। छोटे काम से पहले छोटे काम करवाए जाते हैं, फिर बड़े काम सिखाए जाते हैं धीरे धीरे। ये एक तरह पारंपरिक तरीका सिखाने का। तो इस तरह कुछ और प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब कुछ और भी प्रश्न आप चाहो तो सीख सकते हो। जैसे मान लो तुनकी क्या है, उसकी क्या विशेषता। तो तुनकी विशेष प्रकार की रोटी है, जैसा अभी रोटियों के बारे में प्रश्न था, या पापड़ से भी अधिक पतली होती हैं। मियाँ के आगे क्या कौंध गया। तो मियाँ को अपने पुराने ज़माने के दिन की बात, पुराने ज़माने के दिन की जो याद आने लगी, और दुकान की तरह तरह की रोटियाँ जो बनती थी उसकी याद आने लगी, है ना। अच्छा, उतर गए वे ज़माने से क्या अभिप्राय है। भाई इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में लोग कलाकारों की कद्र करते थे, पकवान पकाने वालों की कद्र होती थी, है ना।
तमाम तरह की बातें। अब आप ध्यान से सुनते जाओ। एक दो प्रश्नों पर और चर्चा कर लेते हैं। मियाँ किस बात से भड़क उठे? मियाँ ने बताया कि उनके पूर्वज बादशाह के नानबाई थे, तो लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा, इस पर वे भड़क उठे, है ना। और एक प्रश्न था कि मियाँ नसरुद्दीन ने किस चीज़ के लिए कहा कि यह हम ना बतावेंगे। मियाँ नसरुद्दीन ने अपने पुरखों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वो बादशाह को ऐसी चीज़ खिलाए जो न आग से न पानी से पकी थी। लेखिका ने जब चीज़ का नाम पूछा तो उन्होंने बेरुखाई से नाम बताने से इनकार कर दिया ना। तो इस तरह आप देख सकते हो कि मियाँ अपने ख़ानदानी नानबाई का कितनी प्रशंसा कर रहे थे ना। उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ किस बात का दावा करते थे, तो मियाँ इस बात का दावा करते थे कि ख़ानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है, रोटी आँच से पकती है, झूठ से नहीं पकती है। इस तरह आप कई प्रश्नों पर चर्चा कर लिए जिससे भावबोध हो जाए पाठ का। ठीक है। कृष्णा शोभती, यहाँ से हम अपना चैप्टर फिर से करना पड़ेगा। चलिए, पंच हजारी अंदाज से क्या अभिप्राय है? तो अभी मैंने बताया कि पंच हजारी अंदाज बड़े सेनापतियों का ऐसा जैसा एक अंदाज होता था। मुगल काल में 5000 सिपाहियों के अधिकारी को पंच हजारी कहा जाता था, यह ऊंचा पद होता था। तो नसरुद्दीन भी उसी तरह अपने अपने नानबाई बनाने का खानदानी, चूँकि उनका पेशा था तो उसे बड़ा श्रेष्ठ समझते थे, उसी अंदाज में सिर हिलाया ऐसा। ठीक है ना। और कहा निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, कहिए तो आपको क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा और जुड़ा मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हूँ, आदि आदि बातें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, मान लो हजार मसीहों के धूम धड़ाका आया है सेंटेंस, तो उससे क्या मतलब आपका? देखो, इसका अभिप्राय यह है कि दिल्ली में तो राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, कला वाले हजारों प्रतिभाशाली लोग वहाँ अपनी प्रतिभा के हलचल बनाए रखते हैं, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ना। तो ये वही कहना चाहते हैं। नानबाई किसे कहते हैं? यहाँ किस नानबाई का जिक्र हुआ तो आप समझते हो। नानबाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो कई तरह की रोटियाँ बनाना जानता हो, बेचने का काम करता हो, और मियाँ नसरुद्दीन नामक ख़ानदानी नानबाई का इसमें जिक्र है। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि मियाँ नसरुद्दीन की दुकान कहाँ थी, स्थित थी, तो मियाँ नसरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटिया महल गड़ैया मोहल्ले में थी। ठीक है। अब आपको लगभग सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे, और आप समझ भी पा रहे होंगे कि कैसे हमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं देना है। पाठ सारांश पर चर्चा करें तो पाठ का मुख्य बातें अगर हम चर्चा कर लें तो उसमें ये कि ये जो मियाँ नसरुद्दीन नाम का लेसन था, ये जो शब्द चित्र है वो हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया था। खानदानी नानबाइयों मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र इसमें खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीही अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी ख़ानदानी महारत को बता रहे थे, वर्णन करते हुए ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे की कला को दर्जा देते हैं, जो उनका पेशा उसे कला मानते हैं और करके सीखने का को असली कार्यकुशलता मानते हैं ना। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ से निकली तो एक अंधेरे व मामूली सी दुकान थी, आटे का ढेर सनते देखा तो उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे, उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर दिख रहे थे। पेशानी दिखा ना, एक शब्द पेशानी मतलब माथा। तो सारांश आपसे हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे ताकि कहानी फिर से आपके मन में एक बार चलने लगे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्हें अखबारों को व्यंग किया, अखबार वालों को, कि अखबार बनाने वाले पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले होते हैं। और लेखिका ने जब यह प्रश्न पूछा कि इतनी रोटियां बनाने गुण कहाँ से सीखा, तो उन्होंने बेपरवाही से अंदाज में उत्तर दिया कि वे खानदानी उनका पेशा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे। शाही नानबाई मतलब राजघराने में बनाया करते थे नानबाई। और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान को एहसास करते हुए बताया, थोड़ा गर्व से, कि यह काम अपने पिता से मैंने सीखा। आदि बातें कर रहे थे। नसरुद्दीन ने बताया कि हम सब यह मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा अलिफ से शुरू करके आगे बढ़ता है, फिर कच्ची पक्की दूसरी जमात आगे क्रम से बढ़ता जाता है, उसी तरह हम लोग भी छोटे बर्तन धोना, माजना, भट्टी बनाना, आज देना, आज करके धीरे धीरे ये तालीम सीखी।
और तालीम भी बड़ी चीज़ है, तालीम सीखना फिर उसको आचरण में लाना बड़ी चीज़ बताया उन्होंने। खानदान के नाम पर वो गर्व से फूल उठते थे, बड़े खुशी होते थे, बड़ा उन्हें अभिमान था। कहते थे कि ऐसी चीज़ बनाने के लिए हमारे पुरखों से कहे थे कि जो बिना पानी से न पके, न पानी से न आग से, तो ऐसी चीज़ बनाओ, और हमारे खानदान वालों ने बनाया, बादशाह को खूब पसंद आया ना। इस तरह के प्रश्न हैं। तो लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो भड़क उठे कि भाई ये कहावत सच्ची भी है कि झूठी है, जैसे लोग हाँकते हैं कि मनंती है। तो उनके बुजुर्ग किस बादशाह के वहाँ काम करते थे, इस प्रश्न पर भी उनका स्वर बदल गया, क्योंकि वो थोड़ी झूठी भी लोग अपनी प्रशंसा करते हैं ना। तो बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे वो, और इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींच कर कहा कि आपको जो बादशाह का नाम याद है उसको वही लिख लो, चिट्ठी पत्री थोड़ी देना है। और उस लड़की लेखिका से पीछा छुड़ाने गलत सुनने बब्बन मियाँ को भी देखो भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। फिर एक लोग जा रहे थे रास्ते से, उनका नाम बुलाया ना, रहमत कौन थे ना। फिर तुनक मान लो फटाफट कई रोटियों के नाम भी गिनवा दिए, रोटियों की किस्म जानने की इच्छा दिखाई। और फिर यादों में खो गए और कहने लगे कि समय बदल गया, अब खाने पकाने का पहले की तरह लोगों में वो रुचि नहीं रही, और ना ही उतना कद्र है किसी की कला की। तो अब भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला, और हर व्यक्ति जल्दी में है, जल्दी जल्दी खाता है, आगे चल देता है। तो ये हुआ पाठ का सारांश। ठीक है, आज बस इतना ही। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मसीहा जो बार बार शब्द आ रहा है ना, मान लो मसीहा ऐसा होता है जो देवदूत, ऐसा शब्दार्थ इसका होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य कुशल में बड़ा कुशल हो और वो देवता तुल्य हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।